किन्हीं संख्याओं के बीच में क्या संबंध है। क्या पढ़ना है? HCF LCM यानी मैस है और लेस है तथा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के बीच का संबंध। तो देखिएगा यहाँ आपको देखना है कि प्रथम संख्या P, द्वितीय संख्या Q, LCM तथा HCF के मध्य संबंध। ठीक है। कभी कभी ये होता है कि बहुतों को ये संबंध याद भी नहीं होता, भूल भी जाते हैं, परंतु हमें जब छोटी कक्षा में है तो निश्चित है कि हमें ये याद रखना चाहिए। और ये कंपटीशन में बहुत कम आता है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी होते हैं, कई बार हम भूल भी जाते हैं, बच्चे भी नहीं कर पाते। तो देखिएगा आपको करना क्या होगा इसमें कि ये चीज़ देखनी है कि माना मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि माना की प्रथम संख्या जो है ना वो आपको इस प्रकार से दे रखी है। प्रथम संख्या जो है P की वैल्यू और द्वितीय संख्या की वैल्यू इस प्रकार दी है। जब हम किन्हीं संख्याओं को लिखते हैं तो निश्चित है कि उसमें फैक्टर होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या में। ऐसा नहीं है कि किसी भी संख्या का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अपरिमेय संख्या का भी अभाज्य संख्या का रूप में गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखिएगा माना कि इसके जो दो गुणनखंड का रूप है, एक A है दूसरा B है। हो सकता है कि C भी हो या ना हो, तो इसमें A, B और C के रूप में तीन अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये A वाली इसमें 2 हैं, B वाली 3 है, इसमें A वाली 3 है, B वाली 1 है और C वाली 1 है। ये हमको दे रखी है किसी भी संख्या के। माना कि जो P संख्या है उसके फैक्टर के रूप में S जैसी संख्याएं ABC अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर ये क्या है? ABC अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो खंड है ना P के, जो खंड किए मैंने वह A और B के रूप में किया, Q के कर दिए मैंने ABC के रूप में। ये मैं आपको एक प्रोसेस लेके बता रहा हूँ कि ये क्या है। अब आप देखिएगा जो HCF निकालते हैं, HCF यानी मैस है, महत्तम समापवर्तक क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक होता है कि दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ न्यूनतम घातांक की संख्या, उभयनिष्ठ न्यूनतम घातांक, उभयनिष्ठ न्यूनतम घातांक वाली संख्या कौन कौन सी हुई इसमें? A है और एक B है। एक तो A है और दूसरा B है, लेकिन A पर न्यूनतम घात दोनों में से कौन सी है? 2, तो आप यहाँ 2 लिख लेंगे। B पर न्यूनतम घातांक कौन सी है? 1, ये इसका HCF कहलाएगा। जबकि LCM क्या होता है? यानी लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम होता है उच्चतम घातांक की संख्या, उच्चतम घातांक, उच्चतम घातांक की संख्या। अब यहाँ देखिए फैक्टर में उच्चतम घातांक क्या होंगे? उच्चतम घातांक वाले खंड होंगे इसमें, एक तो A में तो 3, B में 3 और C में 1। A की घात 3, B की घात 3 और C की घात 1, ये होंगे। अब इसमें मैस में यानी HCF में क्या होता है कि दोनों में वह संख्या उभयनिष्ठ होनी चाहिए। लेस के लिए अनिवार्य नहीं है कि ये दोनों में उभयनिष्ठ हो या ना भी हो, हमें ये देखना है कि उच्चतम घातांक वाले जो खंड है वो कौन कौन से हैं। इसमें दोनों A है तो A की घातांक इसमें भी है, तो उच्चतम कौन सी है? 3 लिख लेंगे। B इसमें है तो B की उच्चतम 3। C इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें C लिखना होगा LCM। तो ये HCF और LCM निकालने का तरीका होगा। अब आप ये देखेंगे कि इनके बीच में संबंध का प्रश्न जो आता है वो ये कहता है कि HCF और LCM और प्रथम और द्वितीय संख्या का गुणनफल। तो देखिएगा HCF इंटू LCM निकालना पहले।
पहले हम ये निकालना चाहेंगे सर ये कितना। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि दो ज्ञात संख्याएं लेकर इनके फैक्टर के अनुसार HCF और LCM निम्न है। अब आप इन्हें लिखो, यहाँ HCF की जगह पर क्या लिखेंगे, a की घात 3 सॉरी a की घात 2 और b की घात 1, ये तो है हमारा HCF। दूसरा LCM क्या है, a की घात 3 b की घात 3 c की घात 1। ठीक है, आगे की समझ में आता, ये हमने HCF और LCM लिख लिया। अब देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, इनमें जो समान है और ये गुणा की स्थिति में है, तो जब संख्याएं गुणा हो और समान आधार की संख्याएं भी मौजूद हो तो घातांक के रूप में वह जुड़ जाती हैं। अब आप देखिएगा a की घात 2 और a की घात 3, इनको मैं लिख लेता हूँ a की घात 2 + 3, ये गुणा होने की अवस्था में ही है। अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, जब यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप बढ़ाकर, a की घात 2 a की घात 3 पहले लिख लिया, फिर b की घात 1 b की घात 3 बाद में लिख दिया और c की घात 1 लिख दिया। इस तरह से ये कितना हो गई, ये कितना हो गई, तो देखिए a वाली समान आधार है, घातांक जुड़ जाएगी तो घातांक हो गई 5, जबकि b वाली में भी आधार समान है 2 में तो घात जुड़ जाएगी 1 + 3 4 और c की घात 1। ये आया HCF और LCM। इसी प्रकार आप प्रथम और द्वितीय संख्या दोनों का गुणनफल देखेंगे, P एंड Q यानी दोनों संख्याओं का गुण, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या लिखो, a की घात 2 b की घात 3, ठीक है, और इनटू a की घात 3 b की घात 1 और c की घात 1। देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ किया ना आपने, इसी प्रकार वहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखो a की घात कितना है 2 और 3 इनटू b की घात कितना है 3 और 1 और c की घात 1। ठीक है, अब यहाँ आप देखो आधार ये भी समान है और ये भी समान है तो इनकी घातांक जुड़ जाती है, 3 और 2 5, b की 4 और c की 1। तो क्या आपको परिणाम बराबर नहीं प्राप्त हुआ? ये जो परिणाम है ना नीचे वाला HCF और LCM का गुणा, वह प्रथम और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हो कि सब प्रथम और द्वितीय से जब ये परिणाम समान प्राप्त हुआ तो आप ये लिखोगे HCF और LCM इन दोनों का गुणनफल प्रथम और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या संबंध ज्ञात हुआ? अब इन चार में से यानी चारों का जो हमने वैल्यू चारों को पता लगा दिया, इनका जो संबंध है वो ये संबंध होता है कि HCF और LCM का गुणनफल प्रथम और द्वितीय संख्या के गुणा के बराबर होता है। अब कंपटीशनों में या अपनी कक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार भी आ जाता है कि हो सकता है कि हमें प्रथम 2 संख्याएं दे रखी हो और उसमें LCM दे रखा हो तो HCF पूछ सकता है, तो आपको कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बच्चा सोचता है पहले मैं ऐसा करूँ फैक्टर कर लूँ, जबकि फैक्टर नहीं करना, आपको सीधा इसमें मान रख लेना है। या ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमें दोनों का इकट्ठा गुणनफल की वैल्यू हमें दे दी और एक संख्या दे दी, वह कहता दूसरी संख्या बताओ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों का अगर इकट्ठा गुणनफल दिया हो तो इकट्ठे गुणनफल में इस प्रथम संख्या का डिवाइड कर देना तो आपको द्वितीय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये निकालने का इसका तरीका होता है, यानी हमें इस सूत्र के द्वारा ही कई सवाल भी आसानी से हल हो जाते हैं। आया आपके समझ में? एक एग्जाम्पल है कि प्रथम संख्या जो P है मेरी वह है 54 और दूसरी संख्या जो है वह मेरे पास में है 360। कितना है? 360। अब मेरे पास में ये 2 संख्याएं दी हैं, निश्चित है कि वह प्रश्न हमें इस संबंध को संतुष्ट करने के लिए पूछ रहा हो कि भाई HCF और LCM के बीच में संबंध स्थापित करो, यानी संतुष्ट करके बताओ क्या है। आप ये पता लगाएंगे कि P की जो वैल्यू है ना वो 54, इसके जो फैक्टर होते हैं वह क्या होते हैं। अब आपको मैं फैक्टर बताऊं तो फैक्टर आप वैसे भी मुझे बता सकते थे कि सब 54 की क्या फैक्टर हो गया, आपको फैक्टर करने का तरीका याद होगा। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से भाग दिया तो यहाँ पर 9 और फिर 3 से भाग दिया तो 3 बार, ठीक है, और फिर 3 से भाग दिया 1 बार। तो इस तरह से यहाँ फैक्टर है हमारे पास में 2 की घात 1, क्योंकि 2 एक ही बार आया, 3 बार आ गया तो 3 की घात 3, ये तो हमारे पास पहली संख्या का फैक्टर है।
दूसरी संख्या क्या थी, क्यू, क्यू वाली थी 360। तो चलिए 360 के फैक्टर देखते हैं क्या होगा। 2 से भाग दिया 180 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 90, 2 से भाग दिया 45, 3 से भाग दिया 15, फिर 3 से भाग दिया 5 और फिर 5 से भाग दिया तो 1 बार। तो इस तरह से 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया है। तो यहाँ जो 360 के फैक्टर होंगे ना, वह 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 हुआ। अब आप इस मेथड से एचसीएफ और एलसीएम बताओ। एचसीएफ होता है यहाँ पर कितना, ओवेनिष्ठ संख्या 2 है, इसकी न्यूनतम घातांक 1, 2 की घात 1, 3 एक दूसरा गुणनखंड ओवेनिष्ठ है, उसकी घात 2। तो इस तरह से 2 × 9 18, ये इसका एचसीएफ हुआ। जबकि एलसीएम क्या होगा, उच्चतम घातांकी खंड, उच्चतम गुणनखंड, घातांकीय गुणनखंड 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 1, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 1। तो इस तरह से ये हो गया 8, ये हो गया 27 और ये हो गया 5। अब 2 की घात 3 का मतलब 6 नहीं होता, 2 × 2 × 2 3 बार करना पड़ेगा, तो वो आपको 8 ज्ञात होगा। 3 की घात 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 × 9 = 27। अब 27, 8 और 5 इसको गुणा करना है। 8 पंजे कितना होता है 40, 40 को 27 से गुणा कर लो, तो 27 की टेबल 4 बार होगा, 108 और 0, तो 108 ये इस तरह से ज्ञात हुआ। ठीक है, अब आप देखें कि क्या यह प्रतिबंध संतुष्ट हुआ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके देखते हैं, दोनों संख्याओं को भी गुणा करके देखते हैं। पहले आप एचसीएफ और एलसीएम गुणा कर लो। ये है 18 और 1080। ठीक है, यहाँ दोनों का गुणनफल, अब आप देखो यहाँ बता देता हूँ, इसको 18 से गुणा करना, 0 8 8 64 और 1 8, फिर ठीक है एक हासिल छोड़ दी, एक जगह एक स्थान छोड़ दी, 1 से गुणा किया, 0 8 0 और 1, जोड़ लगाएंगे 0 4 8 14 और हासिल 1 लगाते हुए 9 और 1, ये गुणनफल क्या हुआ 19440। ठीक है, प्रथम दो संख्याएं जो दे रखी थी इनका गुणनफल क्या आएगा, यानी पी और क्यू के नाम से जो दो संख्याएं दे रखी हैं, एक है हमारे पास 54 और दूसरी है 360, इनको गुणा करके देखते हैं, यानी 360 और 54। ठीक है, गुणा करो, ये आप रफ कार्य करके देख सकते हो। 4 की टेबल बोलेंगे 0 से, तो 6 चौके 24 और 4 की 12 13 14। ठीक है, 5 से 0, 5 के 30, 0 3, 5 के 15 3 18। तो इस तरह से जोड़ लगाओ, इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो 0 4 4 9 1, ये भी गुणनफल आया 19440। क्या ये दोनों परिणाम बराबर हैं? हाँ, तो आप ये नीचे लिख सकते हो साहब कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रथम इंटू द्वितीय संख्या। तो ये संबंध समझ में आया ना। तो अगर हमें दो संख्याएं दे रखी हो, उसका HCF और LCM निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद यदि हम देखें कि इन दोनों का गुणनफल और दी गई संख्याओं का गुणनफल परिणामतः बराबर आता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह प्रतिबंध संतुष्ट हुआ। वो तो मैंने आपको बताया था ज्ञात संख्याओं में, ये मैंने आपको समझा दिया ज्ञात संख्याओं में ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है या नहीं होता, ये बनता है या नहीं बनता है। कभी कभी ये होता है कि कहीं बच्चा गलती से HCM और LCM के साथ में P गुणा कर दे, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रतिबंध आपको मैंने दोनों विधि में बता दिया, ज्ञात संख्याओं में भी और अज्ञात में भी। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और इसको प्रैक्टिस में जरूर रखना, कंपटीशन में बहुत अच्छी बार कई बार पूछा जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करो जो 2045 तथा 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि
प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न हो, जब HCF हमने पढ़ लिया, लेकिन अब HCF में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे पास में नहीं आता, दी गई संख्या ही अजीब सी होती है, तो उनमें सब नहीं मिलता, तो क्या करेंगे। अब यहाँ इसने लिखा है कि शेषफल 5 है, कोई जरूरी नहीं है 5 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, जो वो प्रश्न में लिख दे वो ये समझ लीजिएगा आप शेषफल जो है होगा। अब यहाँ शेषफल अगर 5 है प्रत्येक स्थिति में, h वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें भी भाग दें या इसमें भी दें, यानी ये कह नहीं रहा है कि प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे, तो यानी इसमें अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो भी 5 बचना चाहिए और इसमें भाग देंगे तब भी 5 बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से ही 5 हटा देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को दी गई एक विभाजित संख्या से पूर्णतः भाज्य हो जाएंगी, यानी वह उसका HCF होगा, यानी में से होगा। तो देखिएगा प्रथम जो संख्या दे रखी थी ना हल के लिए, आप देखते हैं कि 245 जो है और दूसरी जो 2053 है, इनमें से दोनों में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, तो यानी 5 आप लेस कर दो। पहले तो 5 अगर आप लेस करोगे तो ये होगी 2240 और ये होगी 2048। अब आप इसको भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से ये पता लगाओ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे कि ये दोनों संख्या पूर्ण भाज्य हो। देखिएगा अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि 2048 में 240 का भाग देते हैं। कितनी बार जा सकता है? 240 से 3 204 में तो जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 8 बार तो जा सकता है, यानी 240 को अगर आप 8 बार गुणा करते हो तो 0 8 4 32 3 8 2 16 3 19, ठीक है। लेकिन 1920 और ये 2048 लगभग बराबर है, 8 बार बराबर चला गया हमारे, तो यहाँ लिख लेंगे 1920। शेषफल क्या रहा? 8 और 2 और 1 128। फिर अब क्या करेंगे कि इसे 128 से भाग देंगे 240 में, एक बार भाग चला जाएगा 128, ठीक है। अब शेष रहा है यहाँ पर 2 और 1 और 1 112। अब इस 112 से 128 में भाग देंगे तो ये एक बार ही जा सकता है, ठीक है। अब शेष क्या रहा है इसमें? 6 और 1 16। 16 से अगर हम भाग देंगे 112 में तो कितनी बार हो जाएगा? 8 बार कि 6 बार? सोलह की टेबल 7 बार होगा, तो 7 बार बोलेंगे 112, ठीक है। अब शेष क्या रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं रहा, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साहब यहाँ से अगर हम भाग देते हैं तो देते देते हमारे को शेषफल 0 आया, तो यानी प्रत्येक स्थिति में इन दोनों संख्याओं में से हमने किसको लेस किया? 5 को। तो 5 को लेस करने पर जो संख्याएं आई थी उनमें यूक्लिड विभाजन विधि से प्रोसेस जो निकाला उसके अनुसार हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से HCF जो है में से जो ज्ञात हुआ वो हुआ 16। तो यानी 16 हुआ ना, तो वह संख्या कौन सी है जिससे ये दोनों पूर्ण हर बार भाग देने पर 16 ही बचेगा? तो 245 और 2053 दोनों में 16 का भाग देंगे, हर बार 5 बचेगा, तो वह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या तो 16 ही हो सकती है। तो आया ना समझ में? ओके।